यार बच्चों, लास्ट टाइम हम कर रहे थे क्रॉस लॉ। फिर मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास 5-6 इसकी एप्लीकेशंस हैं क्रॉस लॉ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। सीधा क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्रॉस लॉ एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। पूरा 5 नंबर का आएगा। तो आधा पोर्शन हमने पहले कर लिया। आज हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है एप्लीकेशन पार्ट, वो करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी मोलर कनेक्टिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लास्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कनेक्टिविटी हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर हम निकाल सकते हैं उनकी मोलर कनेक्टिविटी बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, पीछे वाला वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने बोला था कि हम ग्राफ को अगर एक्सटेंड करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या मोलर कनेक्टिविटी होगी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की। बट वहां पे प्रॉब्लम आई थी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो था वो सीधा वर्टिकल जा रहा था, वो कहीं पर भी जो मोलर कनेक्टिविटी वाला एक्सिस है उसको टच नहीं कर रहा था। तो हम नहीं पता कर पा रहे थे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसकी मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो क्रॉस लॉ जो है बेसिकली वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया है, बट इसको यूज करते हुए हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो ही हो सकते हैं, जहां तो वीक एसिड होगा जहां वीक बेस होगा। जितने भी साल्ट हैं दे आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपके पास दो ही केस बनते हैं, एक तो बनता है आपके पास वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है। दोनों ही केस में आपने क्या करना है, जब आपके पास कोई वीक एसिड आएगा, एग्जाम में दिया होगा कि ये एसिड है, इसका आप कैसे निकालेंगे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस तरह से आपको वीक बेस दिया होगा, उसका पूछेंगे आपको भाई इसका बताइए कैसे निकालेंगे। जैसे हम जहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, तो जब भी आपको एसिड और बेस कोई भी वीक दिया हो, उसका हमें मोलर कनेक्टिविटी निकालनी हो, तो आपने कैसे निकालनी है, तो आपने अपने दिमाग में 3 साल्ट फॉर्म करने हैं। उस एसिड को, उस बेस को अपने दिमाग में रखना है कि हम ऐसे साल्ट बनाएं, 3 साल्ट बनाएं जहाँ 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट जरूरी नहीं है, आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बनाने हैं 3। इस तरह से बनाने हैं कि उनको हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए जो एसिड आपको दिया गया है। जैसे जहाँ पे एग्जांपल है एसिटिक एसिड, तो हमने 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करने हैं, जो जिनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या फॉर्म हो जाए, एसिटिक एसिड। तो कैसे बनाना है बच्चे, एसिटिक एसिड H दे रहा है हमें, तो H हमें कहां से आता है, एसिड से आता है। तो हमने क्या करना है, कोई ऐसा एसिड लेना है जो स्ट्रांग एसिड हो। जैसे आप HCl ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, एक मैंने उसमें से HCl चूज कर लिया। पीछे बचा इसमें एसिटेट पार्ट। तो एसिटेट का कोई भी साल्ट ले लीजिए आप, सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, क्योंकि साल्ट फॉर्म होगा तो साल्ट ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी साल्ट ले लीजिए, मैंने ले लिया सोडियम एसिटेट। अब ये दो चीजें आपने फॉर्म कर ली, एक तो आपने यहाँ से एसिड बना लिया। एसिड क्यों बनाया, क्योंकि अच्छा आपको हमेशा कहाँ से मिलेगा, एसिड से मिलेगा। तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनली ये मिलना चाहिए, एक तो एसिटेट मिलना चाहिए, एक हमें मिलना चाहिए H। तो H कहाँ से मिलेगा, एसिड से, इसलिए मैंने एक एसिड चूज कर लिया। एसिड कोई भी ले लीजिए बट स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने HCl ले लिया। आप HI भी ले सकते हैं, तो HCl ले लिया। अब पीछे बचा था एसिटेट, इसका भी हमें साल्ट चाहिए, क्योंकि साल्ट जो होते हैं वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो हमने सोडियम साल्ट बना लिया, इसका सोडियम एसिटेट। अब ये दो चीजें आपके पास आ गई। अब आपको देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए CH3COOH। तो यहाँ पे CH3CO यहाँ से आ जाएगा, H यहाँ से आ गया, पीछे आ गया Na और Cl। जी आपको नहीं चाहिए, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक और साल्ट लेना है NaCl, इसमें एक पार्ट ये वाला है जो नहीं चाहिए और दूसरा जो ये भी नहीं चाहिए, एक आपने इसका साल्ट बना लेना है। तो Na और Cl का साल्ट बन गया NaCl। अब देखिए ये तीनों ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब इनके ऊपर आप अप्लाई कीजिए क्रॉस लॉ। तो क्रॉस लॉ कहता है कि मोलर नेगेटिविटी किसी भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, उसी के आयन की आयनिक कनेक्टिविटी जो होगी। तो ये आ जाएगा CH3CO नेगेटिव, इसकी कनेक्टिविटी कितनी है, प्लस Na पॉजिटिव देगा जो, तो इसकी कनेक्टिविटी कितनी है। इसी तरह से HCl की मोलर नेगेटिविटी किसके बराबर आएगी, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ H पॉजिटिव और लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये आ गया। इसी तरह से NaCl भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी मोलर नेगेटिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर आएगी, सोडियम आयन की प्लस क्लोराइड आयन की। तो ये हमने लिख लिया तीनों को। अब आप सोचिए इन तीनों को हम प्लस माइनस कैसे करें।
हमारे पास सिर्फ क्या बचे, CH3COOH बचना चाहिए, यानी कि एक आयन हमारे पास बचे CH3CO नेगेटिव, दूसरा बचे H पॉजिटिव। तो सब कुछ आपके सामने है। अब देखिए आपको ये चाहिए, H चाहिए और CH3CO चाहिए, तो इनको प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब जहां पे प्लस आपका Na भी आएगा, Cl वो नहीं चाहिए, थर्ड में Na भी है, Cl वो उसको माइनस कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको, थर्ड को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो मोलर नेगेटिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस मोलर नेगेटिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर नेगेटिविटी ऑफ NaCl, ये सभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर है। तो ये तीनों इस तरफ से लिख लीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ गया, माइनस दिस आ जाएगा। तो Na से Na कैंसिल, Cl से Cl कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा, CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा जीरो ऑफ H पॉजिटिव। तो ये बेसिकली ये किससे बने होंगे, ये बनेंगे हमारे एसिटिक एसिड से। तो डायरेक्टली हम इसको नहीं निकाल सकते थे यूजिंग जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे वहां से, क्योंकि एसिटिक एसिड 100% वहां पे डिसोशिएट नहीं हो रहा था। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट डालते जाएंगे वो डिसोशिएट होता जाएगा, वो बढ़ती जाएगी। पर क्रॉस लॉस है, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जी 100% जब टूट गया होगा, मतलब ये तब किस तरह से बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रॉस लॉ, तो जी किसके बराबर होना चाहिए, दिस के बराबर, लैम्डा जीरो पाई जीरो एम ऑफ CH3COH किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। बट ये ग्राफिकली तो आप पता नहीं कर सकते, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये 100% ब्रेक हुआ होगा तब ये इसके बराबर आएगा, तो वो होगी उसकी पाई जीरो एम। तो इसलिए हमने तीनों को क्या किया, ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया और थर्ड को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, जो आयन हमें एसिटिक एसिड से देंगे वो बचने चाहिए, वो है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहां से आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप निकाल पाएंगे मोलर नेगेटिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया होगा, आपको इसकी मोलर नेगेटिविटी दी होगी, इसकी भी दी होगी, इसकी भी दी होगी। तो आपको पूछा जाएगा बताइए भाई एसिटिक एसिड की मोलर नेगेटिविटी कितनी होगी, तो आपने यही अप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकंड की ऐड कर देनी है और थर्ड की क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। जो आंसर आएगा वो मोलर नेगेटिविटी होगी किसकी, वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम वीक बेस के लिए कर लेते हैं एक और, ताकि आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वीक बेस है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वीक बेस है। आपको पूछा जाता है भाई इसकी क्या निकालनी है, आपको मोलर नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे। आप वीक बेस के ऊपर आप क्रॉस लॉ तो लगा नहीं सकते, ये तभी लगेगा अगर वो 100% ब्रेक हुआ होगा, बट डिसोसिएशन बढ़ती जाती है जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब हमने क्या सोचना है कि हमें 3 इलेक्ट्रोलाइट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं मैंने इसको देखना है। तो अमोनियम का साल्ट बना लीजिए, OH बेस है तो आपको बेस बनाना पड़ेगा। जैसे पिछले एग्जांपल में एसिड लिया तो आपको एक एसिड लेना पड़ा, ये बेस है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी ले लीजिए आप, अपनी मर्जी है। दूसरा आपने क्या बनाया था, साल्ट बनाया था, जैसे वहां पे सोडियम एसिड लिया। अब अमोनियम का साल्ट, सोडियम अमोनियम साल्ट तो बनेगा नहीं, आपको सोडियम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने साल्ट ले लिया अमोनियम क्लोराइड और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको चाहिए अमोनियम और OH, इसमें Cl है और Na नहीं चाहिए, तो आप दोनों का साफ बना दीजिए, NaCl इसको माइनस कर दीजिए। तो ये चारों, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्रोआश लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रोआश लॉ, अकॉर्डिंग टू क्रोआश लॉ। तो मोलर नेगेटिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस तरह रहेगी, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरह से मोलर नेगेटिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस तरह रहेगी, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से मोलर नेगेटिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस तरह रहेगी, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। अब देखिए यहाँ पे बनाना है कि आपको बनाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए आपको अमोनियम चाहिए, OH, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब Cl है जहाँ ना तो हमें Cl चाहिए ना ही Na चाहिए, तो NaCl को माइनस कर दीजिए। तो आपने यही करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड। तो ये लिखा है एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, अब ये वाला साइड भी ऐड हो जाएगा। अल्टीमेट देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये Na से Na कैंसिल, Cl से Cl कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा, लैम्डा जीरो NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा जीरो OH नेगेटिव। ये बेसिकली किससे बना होगा, ये बना होगा
अमोनियम हाइड्रोक्साइड थे, जान लीजिए किसके बराबर आएगा π0m ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर नेगेटिविटी कैसे निकालेंगे, आपको इन तीनों की पता होनी चाहिए। जहां आपको एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें आपको ये भी साल्ट कोई दिया होगा, अगर जहाँ पे ब्रोमाइड साल्ट है तो यहाँ ब्रोमाइड ही होगा, जहाँ आयोडाइड है तो यहाँ आयोडाइड होगा, जहाँ सोडियम है तो जहाँ भी सोडियम होगा, अगर जहाँ पोटाशियम लिया होगा जहाँ पोटाशियम, जो भी आपको गिवन दिया होगा आपने उस हिसाब से सोचना है मुझे बनाना क्या है, ये बनाना है, किसको ऐड करें किसको सब्ट्रैक्ट करें, हो सकता है आगे पीछे लिखे हो, पहले ये दिया हो फिर ये दिया हो फिर ये दिया हो, ये आपको सोचना है मुझे किसको ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आपने लॉजिकली सोचना है, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आपने अल्टीमेटली ये फॉर्म करना है। तो ये वैल्यू हमें बेसिकली किसकी मिल रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस तरह से आप क्रोरास लॉ को यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, मोलर नेगेटिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो वीक एसिड भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। हमने दोनों की एक एग्जांपल कर ली, आगे और आपको न्यूमेरिकल्स देंगे फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए पहले हम नेक्स्ट एप्लीकेशन कर लेते हैं इसकी। अब दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, आपको ऑलरेडी 11th में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होते हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था 100% डिसोशिएट होते नहीं है। मान लीजिए आपने 100 मोल्स लिए, 100 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी डाला उसमें और 100 में से हो सकता है वो 5 मोल ही ब्रेक हुए हों, तो 95 रह जाए पीछे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं हम, कितने ब्रेक हुए, कितने डिसोशिएट हुए, 5 डिवाइडेड बाई टोटल आपने कितने लिए थे, 100 लिए थे। तो अगर पूरी हम मान लें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब पूरे टूट जाएं तो 100 के 100 आएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब देखिए बेसिकली जो मोलर कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टेंस जब बताया हमने, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टेंस किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस का मतलब कि ये कनेक्टेंस किसकी वजह से है, आयन की वजह से है। तो आयन तभी बनेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो बेसिकली मोलर कनेक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर बेसिकली किसकी कनेक्टेंस है, वो है जितना इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ है, डिसोशिएट हुआ है। मान लीजिए किसी कंसंट्रेशन सी के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हुआ है, कुछ अमाउंट उसकी डिसोशिएट हुई होगी। तो जो मोलर कनेक्टिविटी है एट दैट डिसोसिएशन, मान लीजिए वो कितनी है, πcm है। तो πcm बेसिकली क्या है, जितना इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हुआ है, डिसोशिएट हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी है, डिवाइडेड बाय π0m। π0m कब आएगा, जब 100% ब्रेक हुआ होगा, वो तो हुआ नहीं है, हम लेके चल रहे हैं कि जब 100% ब्रेक हुआ होगा तो तब क्या आएगा, तब बेसिकली जो कनेक्टेंस होगी वो किसकी होगी, वो होगी सभी आयंस की। जितना भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था सभी आयंस अगर टूट जाए तो वो 100% डिसोसिएशन हो जाती है। उस समय जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली होती है π0m। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कह रहे हैं, वो तभी डिसोसिएट होगा जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। तो πcm डिवाइडेड बाय π0m बेसिकली हमें क्या देगा, ये किसकी कनेक्टिविटी है, ये है जो इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, और ये क्या है जब 100% टूटेगा, 100% ये 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मोल्स हैं, और जो है जो टूटे हुए हैं, तो दोनों की रेशो हमें क्या देगी, बेसिकली वो हमें देगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सीधा आप जहां से भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें जो क्रोरास लॉ है बेसिकली ये हमें मिलेगा क्रोरास लॉ से। π0 हम कैसे निकालेंगे, क्रोरास लॉ से निकालेंगे। तो सी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो दोनों की रेशो जो है वो हमें क्या देगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगी। तो ये दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन था, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपने ये स्टोरी ना भी लिखें, सीधा एग्जाम में इतना सा भी लिख दें कि अल्फा जो है किसके बराबर होता है, πcm डिवाइडेड बाय π0m, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली वो मैंने यहाँ पे बताया। मोलर कनेक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, एंड हेंस एट एनी इंस्टेंट द मोलर कनेक्टिविटी विल बी किसकी होगी, वो जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ होगा। एंड मोलर कनेक्टिविटी आर इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, विल बी द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ आयंस व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट विल बी कंप्लीटली डिसोशिएटेड। कंप्लीटली डिसोशिएटेड जितना लिया था, तो जितना लिया था मतलब टोटल हमारे पास कितने मोल थे। तो दोनों की रेशियो हमें क्या देगी, वो हमें देगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन का, थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हो तो उसमें हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमने 11th में किया था। अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये हमने पीछे वाली
जो एप्लीकेशन उसमें किया कि हम अल्फा कैसे निकालेंगे, तो इसी अल्फा की वैल्यूज को यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो फ्रॉम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन Kc इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हम कैसे निकालेंगे, जो अभी पीछे हमने एप्लीकेशन की कि अल्फा कैसे निकाला जाता है, पाई सी एम डिवाइडेड बाय पाई जीरो एम की मदद से। तो फोर्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स लाइक सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट एटसेट्रा। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट क्या होते हैं, जो बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, बट जितना भी साल्ट डिजॉल्व होगा वो क्या काम करेगा, एज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, क्योंकि हमें पता है ऑल साल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो जितना भी डिजॉल्व हो जाएगा वो क्या काम करेगा, सारा का सारा डिसोशिएट हो जाएगा। तो हम जो है सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है एक रिलेशन हमने किया था, जो मोलर नेगेटिविटी है वो किस बराबर होती है, 1000 इंटू स्पेसिफिक नेगेटिविटी डिवाइडेड बाय क्या होती है, मोलैरिटी। आपको जो जब हमने मोलर नेगेटिविटी की थी वहां पे पाई एम लिखा था, पाई एम क्या था, मोलर नेगेटिविटी। हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या आ जाएगा, तब भी यही लिखेंगे। तो पाई जीरो एम किस बराबर आएगा, 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब पाई जीरो हम क्या बेसिकली ये क्या है, मोलर नेगेटिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो साल्ट बहुत कम डिजॉल्व हो रहा है, इसलिए जो साल्ट है वो क्या काम करेगा, बेसिकली जो सोल्यूशन बनेगा बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। अगर आप 10 ग्राम साल्ट डाल रहे हैं, हो सकता है उसमें से 0.23 जहाँ मिलीग्राम में साल्ट डिजॉल्व हो रहा है, तो वो सोल्यूशन एज ए क्या बिहेव करेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन ही काम करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसकी मोलर नेगेटिविटी किस बराबर होगी, पाई जीरो एम के बराबर होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो क्रॉस लॉ से हम निकाल सकते हैं पाई जीरो एम किस बराबर होगा, वो निकल गया 1000। अगर हमें स्पेसिफिक नेगेटिविटी पता हो, हमने हमारा साल्ट कितना डिजॉल्व हुआ है वो हमें पता होगा, मोलैरिटी अगर हमें पता है कितनी है, तो हम ये इक्वेशन निकाल लगा के मोलैरिटी बेसिकली जितना साल्ट डिजॉल्व होगा, जितना साल्ट डिजॉल्व होगा मतलब वो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो मोलैरिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को इधर ले जाइए तो जाएगा 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय पाई जीरो एम जी। हम अभी पीछे बताया आपको क्रॉस लॉ की हेल्प से जो निकाल सकते हैं, ये लगा के हम जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्युबिलिटी पता कर लेंगे कि कोई भी जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है किसके बराबर होगी। तो ये थी इसकी फोर्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये 11th में हमने किया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW किस बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो ये हमने निकालना है आयनिक प्रोडक्ट KW किस बराबर होता है, हमें पता है 10⁻⁻14 होता है, बट क्रॉस लॉ को यूज करते हुए हम ये कैसे निकाल पाएंगे। तो ये देखा गया है कि जो लिमिटिंग आयनिक H पॉजिटिव कितनी होती है, 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू ऑलरेडी नोन है। लैम्डा जीरो ऑफ OH नेगेटिव कितना होता है, जो होता है 198.5। तो स्पेसिफिक रिएक्टेंस ऑफ वाटर कितना होता है, ये भी नोन है। 298 कार्बन कितना है, 5.54 × 10⁻⁸ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है कि ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब क्रॉस लॉ क्या कहता है कि जो मोलर नेगेटिविटी है वाटर की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस बराबर होगी, लैम्डा जीरो H पॉजिटिव प्लस लैम्डा जीरो OH नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दीजिए इसको इसको, तो ये बन जाएगा 548.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें पता है मोलर नेगेटिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, अभी पीछे यूज किया। तो यहाँ से मोलैरिटी निकल जाएगी, मोलैरिटी क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि हमें मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, यानी कि हमें वाटर की मोलैरिटी निकालनी है, H पॉजिटिव की मोलैरिटी निकालनी है, OH नेगेटिव निकालनी है। जब तक हमें उनकी मोलैरिटी पता नहीं चलेगी, यानी मोलर कंसंट्रेशन नहीं पता चलेगी, तब तक हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या आ गया 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय पाई जीरो एम। अब पाई जीरो एम हमने जहाँ पे निकाल दिया, ये वाटर का ये आ गया 548.7 1000 इंटू स्पेसिफिक रिएक्टेंस ऑफ वाटर भी हमें पता है कप्पा किसके बराबर होती है 5.54। इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसको सिंपलीफाई किया तो कितना आ गया 1.01 इंटू 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी ऑफ वाटर का मेन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन मोल्स। अब अगर हम देखें एक वाटर का मोल लेते हैं, ये 1 मोल ले लिया हमने, तो जब ये टूटेगा, अगर 100% टूटेगा तो ये क्या देगा 1 मोल और ये देगा 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ जो मोलैरिटी वाटर की होगी वही मोलैरिटी किसकी होगी, H पॉजिटिव की, वही मोलैरिटी किसकी होगी, OH नेगेटिव की। अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है तो 1 मोल H पॉजिटिव बनेगा, 1 मोल क्या बनेगा, OH बनेगा। तो ये मोलैरिटी बेसिकली किसकी निकाली हमने, ये वाटर की निकाली।
तो वाटर की जितनी है उतनी ही किसकी है, H पॉजिटिव की है, उतनी ही कितनी किसकी है, OH नेगेटिव की है। यही लिखा है, इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलर H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन OH नेगेटिव। यही हमें चाहिए थे। तो H पॉजिटिव कितना आएगा, जितना वाटर होगा, तो वाटर की मोलारिटी कितनी है 1.01 into 10⁻⁷। तो H पॉजिटिव की इतनी है, OH की भी इतनी है, दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला H पॉजिटिव किसके बराबर है, इज इक्वल टू कंसिडर H2O के बराबर है, जो आ गया 1.01 into 10⁻⁷ है। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितना आया, ये आया इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ही है, 1.01 into 10⁻⁷ है। देयरफॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या आएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये आ जाएगा आपका KW H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ये दोनों आपको पता चल चुके हैं। ये आ गया 1.01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴। तो ये होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 10⁻⁴ ले सकते हैं। ये बेसिकली आपका 1.02 आता है, 1.02 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो, बट इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं आप, 10⁻⁴ ले सकते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर आपको पूछता है कितनी होती है, 10⁻⁴ होती है। तो इस तरह से क्रॉस लॉ कहाँ पे अप्लाई किया हमने, पाइज्यूरम निकालने के लिए, तो वहां से हमने इसकी क्या निकाल दी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हम एक और एप्लीकेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ pH। बेसिकली ये जरूरी नहीं है आप इसमें लिखें, 5 एप्लीकेशन काफ़ी है, बट हमें पता, अभी हमने निकाला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव टू OH आ गया 10⁻⁴, जहाँ से H पॉजिटिव क्या आएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय OH, माइनस लॉग क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव का जाएगा लॉग, दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। अब माइनस से ओपन कर लीजिए, प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो pH बेसिकली क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो जी हमने पहले निकाल चुके हैं, हमें पता है एनी प्रोडक्ट हमें पता होगी, दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁴ है। अब H पॉजिटिव OH दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 10⁻⁴ है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन पता हो तो इसकी निकल जाती है, इसकी पता हो इसकी निकल जाती है, वही हम करते जा रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन से H पॉजिटिव निकाल सकते हैं, उसके बजाय हम सीधा लॉग अप्लाई कर रहे हैं। सीधा पहले हमने लिखा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसका होगा, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन OH नेगेटिव, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया नेगेटिव लॉग, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये आ गया आपके पास। अब माइनस लॉग क्या होता है, ये होता है pH होता है, ये pH होता है। अब इसको सिंपलीफाई करना है, ये आपका आ गया log A अपॉन B, क्या होता है log A माइनस B, तो जाएगा log A माइनस log B, ये माइनस बाहर रहने दिया मैंने, ये माइनस बाहर आ गया, log m की पावर n होता है, n log m, ये आ गया, तो -14 log 10 आ गया, ये आ गया माइनस log OH। अब माइनस से ओपन कर दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 1 होता है, तो 14 आ गया, प्लस माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया log OH। अगर हमें OH की कंसंट्रेशन पता होगी, उसका log लेंगे तो 14 में ऐड करेंगे, वो हमें क्या देगा, pH देगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का pH पता कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस। कल हम नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तो अब इस जो एप्लीकेशन है उनको आप थारोली स्टडी कीजिए, देखिए 1-2 बार वीडियो, जहाँ पे आपको कोई डाउट आता है आप मुझे पूछिए। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।